नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब ज्यादा वक्त नहीं है जब उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन एक तरफ तो यूसीसी को लेकर खुशी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ लोग छाती पीटते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यूसीसी को लागू किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर किसको इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है यूसीसी की वजह से, और क्या है वो वजह जिसके कारण यूसीसी का विरोध हो रहा है। सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड विधानसभा में पेश कर दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी विधेयक को सदन के पटल पर रखा। अब उत्तराखंड विधानसभा इस पर चर्चा करेगी, जिसके बाद इसे यहां से पारित किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के विधानसभा में यूसीसी पेश करते ही यहां मौजूद विधायकों ने वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए। इससे पहले मुख्यमंत्री अपने घर से भारत के संविधान की एक प्रति लेकर निकले थे। इस विधेयक को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया गया। यह सत्र 5 फरवरी 2024 से चालू हुआ है और 8 फरवरी 2024 तक चलेगा। इस विधेयक को 4 फरवरी 2024 को उत्तराखंड की कैबिनेट से मंजूरी प्रदान की थी। विधेयक का ड्राफ्ट एक 5 सदस्यीय पैनल ने 2 फरवरी को उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया था। ये 5 सदस्यीय पैनल इस विधेयक की बारीकियों को समझने और उसे मूर्त रूप देने के लिए बनाया गया था। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई कर रही थी। इस विधेयक को पेश करने के साथ ही उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां विधानसभा में यूसीसी कानून लाया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष के विरोध के बावजूद उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश कर दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 दिवसीय विशेष सत्र के बीच राज्य विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया। इसके लागू होते ही उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य बन जाएगा। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां धर्म, लिंग और जाति की परवाह किए बिना समान नागरिक संहिता लागू है। हालांकि गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए एक समान विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकारी के कानून लागू होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो। मुसलमानों को डर है कि यूसीसी के लागू होने से उनका शरीयत से चलने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। क्या है 1937 का शरीयत एक्ट? ब्रिटिश हुकूमत ने 1937 में शरीयत अधिनियम पारित किया था। मुसलमान नेता 1937 के शरीयत एक्ट का हवाला देते हुए यूसीसी का विरोध करते हैं। भारत में मुसलमान शरीयत नियमों पर आधारित मुस्लिम पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ मुख्य रूप से 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट से संचालित होता है। ये एक्ट मुसलमानों के बीच विवाह, तलाक, विरासत और रखरखाव के मामले में इस्लामी कानून को लागू करने को मान्यता देता है। शरीयत यानी इस्लामी कानून की बात करें तो ये कुरान के प्रावधानों और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं से बना है। कैसे अस्तित्व में आया 1937 का शरीयत एक्ट? शरीयत एक्ट को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये अस्तित्व में कैसे आया। भारत में जब अंग्रेजी हुकूमत आई तो उन्होंने सभी समुदाय से जुड़े फैसले एक ही रिवाज के तौर पर देने शुरू कर दिए। उन्हें लगा कि भारत में सभी एक ही रिवाज को मानते हैं, इसीलिए उन्होंने फैसले स्थानीय रिवाज के हिसाब से देना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के शासनकाल में 1873 के मद्रास सिविल कोड एक्ट और 1876 के अवध लॉज एक्ट आया। इसमें लिखा गया है कि मजहबी कानून पर स्थानीय परंपरा को तरजीह दी जाएगी। इससे महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित हुई। क्योंकि स्थानीय प्रथाओं में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिए गए। जायदाद में भी महिलाओं को कोई शेयर नहीं मिलता था। जानकार बताते हैं कि मुसलमानों में औरतों को जायदाद में आधा हिस्सा मिलने का रिवाज है। ये कदम हिंदू कानून के मुताबिक था, लेकिन शरीयत के बिल्कुल विपरीत था। इसे ही खत्म करने के लिए उलेमाओं ने एक अभियान छेड़ा और जब जाकर 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट बना। कोडिफाइड नहीं है शरीयत एक्ट। भारत के मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ को मानते हैं और 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन अधिनियम से संचालित होता है। यह अधिनियम मुसलमानों के बीच विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत,
उत्तराधिकारी जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने में इस्लामी कानून को लागू करने को मान्यता देता है। 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन अधिनियम में जो बातें लिखी गई हैं वो सभी 1935 के मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1935 से ली गई है, जो सबसे पहले मौजूदा पाकिस्तान के सूबा सरहद खैबर पख्तूनख्वा में लाया गया था। 1937 वाले अधिनियम में कोई कानून कॉडिफाइड नहीं है। 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट में सिर्फ लिखा है कि दोनों पक्ष मुसलमान हो तो शरीयत के हिसाब से फैसला हो। पर्सनल लॉ कॉडिफाई नहीं किया जाएगा। इसमें यह कहीं नहीं लिखा है आखिर शरीयत का कानून क्या है। एक्ट में कुछ मुद्दे लिखे हुए हैं, जैसे कि शादी, तलाक, जायदाद, विरासत से जुड़े मामले हो और दोनों पक्ष मुसलमान हो तो फैसला शरीयत के हिसाब से होगा। मामला थोड़ा पेचीदा है, इसीलिए अदालतें इस्लाम विद्वानों की किताबों से मार्गदर्शन लेती हैं। यूसीसी लागू होने से समाज के सभी समुदायों को एक समान कानून लागू होगा। मुसलमान का कहना है कि इससे उनके व्यक्तिगत अधिकारों का हनन होगा जो उन्हें 1937 के शरीयत एक्ट के तहत मिले हैं। देश के बंटवारे का कारण बना था 1937 वाला एक्ट। 1937 अधिनियम पारित होने के बाद मुस्लिम लीग एक मुस्लिम जन पार्टी के रूप में उभरी और गांधी जी के नेतृत्व वाली ताकतवर कांग्रेस को चुनौती देना शुरू कर दिया। तब तक इकलौती कांग्रेस थी जिसके पास भारतीय जनता पर पूरी ताकत थी। 1937 के अधिनियम ने कांग्रेस के प्रभाव से बाहर इस्लामी धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाओं की शक्तिशाली ताकतों को जन्म दिया, जैसा कि ब्रिटिश हुकूमत और मुस्लिम लीग का इरादा था। इस अधिनियम ने गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस से मुसलमानों को बड़े पैमाने पर अपनी ओर खींच लिया था। बदलाव इतना बड़ा और इतना तेज था कि ये भारत के विभाजन पर जाकर रुका। 1937 अधिनियम अक्टूबर 1937 में पारित किया गया और केवल 2.5 साल के अंदर मार्च 1940 में जिन्ना ने लाहौर विभाजन प्रस्ताव पारित कर दिया। जानिए क्या होगा यूसीसी का उत्तराखंड में प्रभाव। यूसीसी लागू होने से बहु विवाह पर रोक लगेगी, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा और बच्चों को गोद लेने का भी अधिकार मिल सकता है। सभी धर्मों में लड़की की शादी की न्यूनतम आयु 18 साल होगी। वर्तमान में मुस्लिम समाज शरीयत पर आधारित पर्सनल लॉ के तहत संचालित होता है। इसमें मुस्लिम पुरुषों को 4 विवाह की इजाजत है। समाज नागरिक संहिता लागू होने के बाद मुस्लिम लड़कियों को भी लड़कों के बराबर अधिकार दिया जाएगा। यूसीसी लागू होने से मुस्लिम समुदाय में इद्दत और हलाला जैसी प्रथा पर प्रतिबंध लग सकता है। तलाक के मामले में शौहर और बीवी को बराबर अधिकार मिलेगा। यूसीसी में सभी धर्म के लोगों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए पंजीकरण कराना जरूरी होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। इसमें महिला और पुरुष की पूरी जानकारी होगी। ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोगों को अपने माता पिता को भी जानकारी देनी होगी। यूसीसी लागू होने के बाद विवाह का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होगा। जरूर हो सकता है, बिना रजिस्ट्रेशन विवाह अमान्य माने जाएंगे। यूसीसी में नौकरी पेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में पत्नी को मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही बेटे के बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी। अगर पति की मृत्यु के बाद पत्नी दोबारा शादी करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता पिता को दिया जाएगा। पत्नी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके माता पिता की देखरेख की जिम्मेदारी पति पर होगी। यूसीसी के तहत अनाथ बच्चों के लिए संरक्षण की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति में बच्चों की कस्टडी उसके दादा दादी को दिए जाने का प्रावधान किया जा सकता है। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद धामी सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने 2.5 लाख से ज्यादा सुझाव मांगे और उस आधार पर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया। कानून बनने के बाद ये सभी लोगों पर लागू हो जाएगा। हालांकि इस कानून के प्रावधान अनुसूचित जनजाति एसटी के लोगों पर लागू नहीं होंगे। ये कानून बन जाता है तो इसे बहु विवाह पर भी रोक लगेगी। इतना ही नहीं, बिल में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लिव इन में रहने वाले या इसकी तैयारी करने वालों के लिए यूसीसी के बिल में नियम बनाए गए हैं। ये नियम सभी पर लागू होंगे, फिर चाहे वो उत्तराखंड का मूल निवासी हो या ना हो। नियमों के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को जिला के रजिस्ट्रार के सामने इसको डिक्लेयर करना होगा। इतना ही नहीं, अगर इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी देनी होगी।
यानी कुल मिलाकर उन लोगों को छाती पर सांप लौट रहे हैं जिन लोगों को मौलाना गैंग ने शरीयत कानून का पाठ पढ़ा रखा है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।